तकियां बना के दे देता है, जरूरत पड़ने पर साधन भी उपलब्ध करा देता है कि चाहिए वहां से हमारी गाड़ी आएगी या हमारे साधन, सब लोग उसमें आ जाएंगे। ये बड़े फैक्टर है। और राजनीतिक फैक्टर तो है कि जैसा कि लोगों को मोटिवेट किया जाता है वैसा ही दिमाग में भरे हुए हैं। वो बात अलग है कौन कितना सफल हो रहा है, कौन कितना सफल नहीं हो पा रहा। जी हाँ, आपने हैंड रेज किया है, बारी बारी से मैं सबको बुलाऊंगा। इस बीच हमारे साथ में सुरजीत सिंगराहा जी जुड़ गए हैं, राजेंद्र चौधरी जी हैं, शिव गौर जी हैं, नीलम यादव जी हैं। सभी जरूर अपनी बात रखेंगे और साथ देंगे। अब मैं इनवाइट करता हूं अंगद कुमार साहनी जी को, जो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट के अनुसार वो लोगों की स्थिति बेहद बखूबी समझ सकते हैं कि जब गरीब के साथ होता है तो उन्हें देखा होगा कि कैसा जो शासन प्रशासन व्यवहार करता है, क्या व्यवहार उचित होता है या उसमें करेक्शन की जरूरत है। एज ए पर्सनल व्यक्ति के रूप में फील करते हैं, एम्प्लॉय के रूप में नहीं। जी हाँ, आपका स्वागत है अंगद जी। जी सर, धन्यवाद। मीटिंग में उपस्थित सभी सदस्यों को प्रणाम, नमस्कार तथा होस्ट महोदय को विशेष आभार। अब इसके संबंध में हमारा मानना है कि जो संपन्न और शिक्षित वर्ग है उसकी पहुंच मीडिया में, राजनीति में तथा समाज में अधिक होती है, जिसके कारण जो भी उनके साथ मामला होता है या अत्याचार होता है वो तेजी से फैलता है। अब विभिन्न चैनलों के माध्यम से, उस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तेजी से पता चलता है सबको। और शिक्षित संपन्न जो परिवार हैं, जो सवर्ण व्यक्तियों का जो संबंध है, उनका एक शिक्षित वर्ग के लोगों के साथ ही होता है, जिसके कारण उनको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है। उस मार्गदर्शन प्राप्त होने के कारण वो उसी दिशा में वो काम करते हैं। और जहां तक बात आती है सर गरीब अशिक्षित व्यक्ति, उनकी पहुंच जो है ऊंची रखो अथवा अशिक्षित व्यक्तियों से संपर्क बहुत कम होता है तथा गरीब अशिक्षित व्यक्ति अपनी बात को कम से कम रख पाते हैं। उन्हें अगर मौका भी मिलता है तो भी वो कम से कम शब्दों में ही अपनी बात को रख पाते हैं, अपनी पीड़ा को रख पाते हैं। और ऐसे जो गरीब व्यक्ति हैं, अशिक्षित हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण नहीं प्राप्त होता, बल्कि संबंधित शासन, वहां के शासन प्रशासन उसके साथ कोई हिंसा की घटना को दबाना चाहता है। हमेशा प्रयास यही होता है कि उसकी बात को दबा दिया जाए या उसको कोई लोक लुभावना दे करके उसके साथ जो भी हिंसा या घटना हुई है उसको दबा दिया जाए। और जैसा कि जो है अभी सुरेंद्र जी हमारे बीच जो है बताए हैं कि समाज सेवा का झुकाव जो है एक जातिवादी राजनीति की तरफ है। बात सही है, आज के दौर में यही हो रहा है, समाज सेवा का झुकाव जातिवादी राजनीति की तरफ होती है, जिसके कारण जो है गरीब, जो वंचित हैं, अशिक्षित हैं, उनकी आवाज जो है बुलंद नहीं हो पाती है और उनके साथ अधिक से अधिक लोग नहीं जुड़ पाते, जिसके कारण उनके प्रकरणों में जो भी शासन प्रशासन है वो उतनी गंभीरता से नहीं लेता है, उस पर त्वरित कार्यवाही नहीं करती है। और यही सब काफी समस्याएं हैं ये सब। और इसके संबंध में सर हमारी जो है राय तो यही है कि इसके उपाय यही हो सकते हैं कि समाज के लोगों को शिक्षा के हेतु प्रेरित किया जाए और जो ये घटनाएं हैं सर इसके परिणामों के बारे में भली भांति अवगत कराया जाए। और लीडरशिप की जो कमी है, जैसा कि आपने बताया, लीडरशिप की जो कमी है उसे जो है हमें जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तकनीकी क्षेत्रों में जो है भागीदारी को बढ़ाना चाहिए हमको, एक दूसरे के साथ समन्वय और भाईचारा के भाव जो है बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम एक दूसरे के दुख में जो है, अगर जैसा कि आपने कहा कि यही होता है कि जब किसी दूसरे के साथ में कोई घटना होती है तो हम उसके पक्ष में नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम ये चाहते, हमको हमारे मन में ये होता है, ये भावना होती है कि ये तो उनके साथ हुआ है, ये उनका मामला है, हम क्यों जाएं। और जब ये व्यक्ति जो है ये सोचने लगेंगे कि आज उनके साथ हुआ है, हम नहीं खड़े होंगे, तो हमारे साथ जब होगा तो कौन खड़ा होगा। जब ये भाईचारा और समन्वय की भावना जो है सभी के अंदर हो जाएगी तो उसके एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे वो। जी सर, बस इतना ही। जी धन्यवाद। वैलिड और विषय से संबंधित आपने पॉइंट्स रखे।
कि भाईचारा, और जो एक बात है कि दूसरे के दर्द को भी अपना दर्द समझना है। और खासकर मैं फिर से बार बार रिपीट करूंगा, अगर आप अपने समकक्ष के दर्द को ज्यादा महसूस करेंगे तो शायद आपके पहले पास जो आएगा, जो पड़ोसी कहें या समकक्षी ही आएगा, हाई प्रोफेशनल आदमी, हाई इंटेलेक्चुअल कह लें या हाई डिग्निटी वाला बंदा नहीं आएगा, क्योंकि उसके भी कंसर्न अलग है। वो अपने प्रोफेशन में व्यस्त होगा, अपने बिजनेस में व्यस्त होगा, अपने ऑफिस काम में व्यस्त होगा, उसके लिए भी 50 कारण हैं। और कहते हैं ना कि अगर कोई काम नहीं करना तो 50 कारण हो जाएंगे, और अगर करना चाहेंगे तो एक ही रीजन पर्याप्त होता है। तो बात ये थी, जब नहीं करना चाहते तो 50 कारण ढूंढ लेता कोई भी, और करना चाहते हैं तो एक ही वैलिड रीजन पर्याप्त होता है। ये इसके पीछे मानसिकता है। सबसे बड़ी बात आती है कि चलिए मैं मानता हूं कि ओबीसी वर्ग के साथ या शिक्षित वर्ग के साथ जो किसी भी कास्ट का है हो जाता है, उनको आवाज नहीं उठाते हैं जो लीडर्स हैं हमारे। लेकिन जो मेरे दिमाग में बार बार आता है कि आखिर एसटी एससी का तो रिजर्वेशन है एमएलएज के में भी और एमपीज में भी, वो उनके साथियों के साथ जब होता तब वो नहीं आवाज उठाते। आखिर कितना पॉलिटिकली या पॉलिटिकल दलों से कितना वो बंधे हुए हैं, वो समझ में नहीं आता। ये बहुत बड़ी जो निरस्ता है या संवेदनहीनता है, ये समाज को कहाँ ले जाएगी कह नहीं। ये संवेदनहीनता, अब उसका हम जवाब कैसे दें? या अगर वो संवेदनहीन है तो हम भी अपने उनके प्रति संवेदनहीन हो जाएं। हम राजनेताओं की बात कर रहे हैं, अगर वो संवेदनहीन है तो हम भी संवेदनहीन हो जाएं उनके लिए। आखिर और जो हमारे यहाँ परंपरा है कि एक नेता जब इलेक्शन में आता है तब तो आपके हाथ जोड़ेगा, पैर छुएगा, लेकिन उसके बाद जब होता है, स्थिति बदल जाती है, जनता जाके उसके साथ हाथ जोड़ती है। ये बहुत खतरनाक परंपरा है। इसके पीछे यही रीजन है। इसलिए नेता लोगों का जहां संरक्षण होता है वहां काम अच्छा होता है, जहां नहीं होता वहां नहीं होता। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे साथी के साथ होता है तो हमको। इसी बीच हमारे साथ में संजीव नागर जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। नीलम यादव जी हैं। मैं चाहूंगा इस बीच में मातृशक्ति नीलम यादव जी हैं, तो हम उनको पहले सुन लेते हैं, फिर हम दो चार साथियों को बुलाने के बाद भूपेन जी को बुलाएंगे। नीलम यादव जी, आप पिछली मीटिंग में 2 बार जुड़ी थी, लेकिन हम आपको नहीं बोलने का समय दे पाए थे, आप समय नहीं निकाल पाई थी। देखिए संतोष शर्मा जी भी चले गए, समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है, क्या करें। तो मैं नीलम जी को इन्वाइट कर लेता हूँ, मातृशक्ति ग्रुप में अपनी बात रखें। नीलम यादव जी। नीलम जी। जी, जी, जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस वेबिनार में जुड़े सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय विज्ञान। मैं नीलम यादव जिला ग्वालियर से हूँ। जैसा कि ये आज का विषय रखा है, तो मैं इसमें जितना समझ पा रही हूँ उसमें ये है कि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी इकट्ठे नहीं हो पाते और अपनी मतलब आवाज नहीं रख पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि कौन हमारे साथ कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। तो मेरा सोचना ये है, मैं जहाँ तक ऑब्जर्वेशन कर पाती हूँ तो ये है कि जरा भी जो हमारा समाज खाता-पीता है, तो हमारे समाज से ही वो घृणा करने लगता है, जो जिसमें थोड़ा-सा वो जिसके पास कम पैसा है, गरीब है, लाचार है या थोड़ा समझ नहीं पाता है, ये सब चीज़ों को वो अपने समाज को ही धुतकारने लगता है। उसको बड़े-बड़े लोगों में बैठ के ऐसा लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट और इनके बराबर हो चला हूँ। जबकि हमारा सोचना ये है कि भले ही हम दूसरों के साथ बैठ के जिस जगह बैठे हों वहाँ से काम निकालें या फिर उनके साथ एडजस्टमेंट करें, लेकिन अपने समाज के भले के बारे में ज़रूर बताएँ। और जब तक हमारा समाज जो भी जागरूक लोग हैं, गाँव में, शहर में, गली में, मोहल्ले में, परिवार में, अगर 2-4 लोगों को भी ये बातें समझ में आती है, तो अच्छे से हम अपनी बात उनके बीच में रखें और एकदम सरल शब्दों में दोस्त और दुश्मन की पहचान बताएँ कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। और अगर हम एकत्रित नहीं हुए, तो आगे आने वाले भविष्य में हमारी पीढ़ियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है। और मैं तो सोचती हूँ कि हमारे समाज के जितने भी बुद्धिजीवी जैसे ये वेबिनार में जुड़े हैं या हम थोड़ी बातें इधर-उधर की करते हैं, तो क्यों ना हमको उनको ये समझाया जाए कि कुछ जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के इतने सारे महापुरुष रहे हैं, उन्होंने इतना संघर्ष किया है, इसलिए आज हम बोलने के लायक भी हैं, उनकी बातें करने लायक है, उनके इतना समझने लायक है, तो क्यों ना हम लोगों को भी इससे अच्छी और मेहनत किया जाए, तो हमारे आने वाली पीढ़ी थोड़ा ये सब चीज़ समझ पाएगी। और उसमें यही है कि ब सही बात तो ये है कि जो हमारा इसमें मज़दूर वर्ग थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है, तो वो मेहनतकश रहता है। जो आदमी शारीरिक मेहनत करता है, तो ना इतने ऊपर के लेवल की वो कोई सी भी बात ना सोच पाता है, ना समझ पाता है। और इसमें महिलाओं की ज़्यादा
हूँ, इसलिए वो ये सब बातों से महिलाओं को दूर दूर तक रखा नहीं जाता है। बीच में न आने की परमिशन है, न उनको समझने की है। तो कुछ लोग जागरूक लोग उनको लेना भी चाहते हैं, तो पाखंड में इतना लिप्त रहती हैं वो कि ये बात सुनने समझने को ही तैयार नहीं है। तो बस यही कारण है कि शिक्षा की कमी है, प्लस हम लोग जो बताने वाले हैं उनको उन्हीं की भाषा में, जिस आदमी का जो माइंड लेवल होता है उसको उसी भाषा में नफा और नुकसान, अच्छा और बुरा, दोस्त और दुश्मन के बारे में बताया जाएगा, तब जाके थोड़ा-सा समझ में आएगा। नहीं तो हम लोग तो ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि जो आदमी कितना भी परेशान है, तो पाखंड में और पूजा में, धर्म में वो इतना लिप्त है कि उसके साथ कितना भी बुरा हो रहा है, तो वो भाग्यवादी है, वो कर्मवादी नहीं है, तो वो अपने आप को संतोषी चीज़ समझ के और वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता और हम जैसे कुछ भी बात उसको समझाएँ कि ये गलत है और ये तुम्हारी वजह से हुआ है, ये भाग्य की वजह से नहीं हुआ है, तुम नहीं समझ पा रहे हो इसलिए हुआ है, तो वो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है। और ये सब वो मानता नहीं है, तो वो कितना भी परेशान रहे, कितना भी से तो लेकिन उसको कष्ट भी नहीं होता, हमको देख के कष्ट होता है उसको कि इसकी इसकी कर्मों की वजह से नहीं है, ये गुलाम है, ये मानसिक गुलामी को स्वीकार कर चुके हैं कि हमको तो इसी में आनंद आ रहा है, उसकी वजह से ना वो इकट्ठे बैठता है, ना खाता है, ना कुछ समझने की कोशिश करता है। और जो हमारे इस एससी, एसटी, ओबीसी समाज में जितना भी पढ़ा-लिखा जागरूक लोग हैं, वो उसको अपना समझे, उनके बीच-बीच में जाके अपनी बात रखें, तो हो सकता है कि जो इस विषय पे आज हमने बात रखी है, उसमें थोड़ा-सा रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएँगे। मैं जितना समझ पाई हूँ, उतना मैंने आपको बता दिया है, इतना आप लोगों ने सुना इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आपने जो बताया कि आपसी समन्वय बहुत ज़रूरी है। हम कहीं से भी उठ जाएँ, हमें अपने जो ज़मीनी हकीकत है या हमारे अपने बैकग्राउंड को नहीं भूलना है। और इस चीज़ में मुझे याद आता है एक वीडियो थोड़ा-सा था, एक टीचर हैं दिव्यकीर्ति हैं जो कोचिंग चलाते हैं। उन्हें एक मीटिंग में पब्लिक की मीटिंग थी, वहाँ बोला था जो शायद एस्पिरेंट्स थे आईएएस के, कि बोले अगर आप लोग बन जाओगे तो कभी ये संकोच नहीं करना कि अपनी जाति छुपाना, अपना गाँव छुपाना, ये कभी नहीं करना। जिस दिन आप ये छुपाना शुरू कर दोगे उस दिन आप अपना भी नुकसान करोगे, अपने समाज का भी नुकसान करोगे। तो हमें ये ज़रूरी रखना है कि हम अगर कहीं पर पहुंच गए हैं सौभाग्य से, परमेश्वर की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से, तो हम अपने जाति को, अपने जो मूलभूत हम कहाँ के हैं, कहाँ को बिलोंग करते हैं, उसको नहीं भूलना है और उनके प्रति एक संवेदना रखनी है, जहाँ तक हो सके काम करना है, ये होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आपने भाग्यवाद की बात की, जो बहुत सही कहा कि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हम भाग्यवादी हैं या जो करता ऊपर वाला करता ऐसा है वैसा है, और वर्ण व्यवस्था के कारण दबे हुए हैं हम लोग या मानसिकता में भर दिया गया है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम अपने आप को कीड़ा मकोड़ा समझ लेते हैं या रियल में हम शूद्र जैसे व्यवहार को स्वीकार करने की स्थिति में होते हैं, तो हमको जब दबाया जाता है, कुचला जाता है, तो एहसास ही नहीं होता। वो एहसास की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को, अपने जो तो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको बोलें कि आप आखिर मोबाइल में देखते क्या हो। मैं जब ट्रेन में जर्नी करता हूँ देखता हूँ जो सामान्य आदमी होते, लड़के होते हैं, बस वही गाना बजाना या फिर वो भक्ति चलती रहती, तो मैं उनको थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ बेटा इसकी जगह ये देखो, इसकी जगह ये देखो। अगर वो नाराज होता है तो मैं शांत हो जाता हूँ, इंटरेस्ट लेता थोड़ा और बात करता हूँ। तो ये हमें 1-to-1 कनेक्शन करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि हम हजारों की या सैकड़ों की भीड़ करें, लेकिन हम आते जाते चलते फिरते दिन में अगर 1-2 या 5 दिन में 1-2 आदमी को ऐसा समझा दें, कन्विंस कर लें, तो बहुत बड़ी बात। धन्यवाद। मैं आवाज दूंगा अब महेंद्र वर्मन जी को, फिर जीआर सिंह जी को। बहुत सारे साथी हैं, हम सब शॉर्ट में आएंगे। जी महेंद्र वर्मन जी आइए, अपनी बात रखें, आपका स्वागत है। बस ये कि सभी साथी बने रहें, साथी लेफ्ट कर रहे हैं, जी शायद समय नमस्ते ज्यादा सर, लग रहा आप सभी के लिए। महेंद्र वर्मन, हट्टा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। जी सर, जैसे कि श्रीमान अंगद जी ने जो कहा है कि समाज के साथ अन्याय होता है, ये तो हर वर्ग के साथ होता है, लेकिन हमें एकत्रित होना है। लेकिन किस तरह ब्लॉक लेवल, ग्रामीण लेवल, जिला लेवल, हर व्यक्ति को एक होना है। जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है पूरे भारत में एक चैन से काम करता है, उसी तरह हमारे समाज को भी एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए, कभी भी जरूरत।
और दूसरी बात सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, रोजगार की भी, क्योंकि सामाजिक में भी रोजगार की कमी है, तो समाज को भी रोजगार दिलाएं, मतलब हर सभी वर्गों को। मैं इतने समय लेना चाहता हूँ और सर आगे दूसरे लोगों को भी बोलने का मौका देता हूँ। जी सर, जी, धन्यवाद सर। हाँ धन्यवाद बहन जी। आपने बोला कि हमको एक चेन के रूप में काम करना है, यानी चेन को जो महत्व समझता है, आप साइकिल की चेन समझ लें अगर बहुत ही सिंपल भाषा में, तो अगर हम उसको चलाते हैं तो पूरी साइकिल चेन के माध्यम से चलती है। अगर एक कड़ी टूट जाती तो पूरा चलना बेकार हो जाता है। तो भले हम छोटे छोटे हैं, एक एक टुकड़े हैं, लेकिन चेन बन जाए तो ज्यादा ताकत होगी। धन्यवाद। मैं आवाज दूंगा अभी जीआर सिंह जी को बुआएं, फिर हम भूपेंद्र निषाद जी को सुनेंगे, फिर जो हैंड रेज है उनको लेंगे। जीआर सिंह जी आइए, आपका स्वागत है। अपना परिचय भी संक्षिप्त में दें और अपनी बात भी रखें। जी सर जी, मैं जबलपुर से हूँ और जहाँ नाविक जी रहते हैं उनके पास में ही रहता हूँ, और मैं केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। और आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है, और अभी तक मैंने पूर्व वक्ताओं को जो सुना है उनके विचार मेरे मस्तिष्क में यही आए, जैसा कह रहे लोग कि एकता बहुत जरूरी है। यदि हम अकेले रहेंगे तो कोई भी हमको नुकसान पहुंचा देगा, तो हम अकेले ना रहें, मिलजुल के रहें अपने समाज के लोगों के साथ में। और इस तरीके से जैसा अभी बताया गया कि जो दुर्बल होता है उसी के साथ अन्याय होता है, तो हम दुर्बल धन संपत्ति या शिक्षा के द्वारा हो सकते हैं, लेकिन मिलजुल करके रहें, एकता का परिचय दें, एकता बना के रखें। अच्छे संबंध अगर स्थापित करके रखते हैं आपस में, तो फिर दूसरा जो अत्याचारी होता है वो ये सोचने लगता है कि इनका संगठन है। जैसे मान लो शहर में रह रहे, तो जबलपुर शहर है, तो यहाँ के कुछ लोग अपने जो है इस तरीके के जो है हम जैसे अर्थव्यवस्था से हैं, तो उनके साथ मिलकर रहें, उनसे मित्रता रहे, दोस्ती रहे, तो इस तरह से सबल बन के रहें तो अत्याचार शोषण नहीं होगा। यही मेरा कहना था कि लोगों को यही समझना चाहिए कि हम संगठन में रहें, संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है। और फिर बाद में राजनीति का आता है, तो राजनीति में भी हम अपना वर्चस्व रखें, वहां भी मिलजुल कर रहें। और जो पॉलिटिकल पार्टी हमको मदद कर सकती है उसके टच में भी रहें। ये नहीं कि एकदम अकेले रहेंगे तो कोई भी हमको नुकसान पहुंचा देगा। तो बस ज्यादा समय न लेते हुए आने वाले वक्ताओं को समय अपना देता हूं, और मेरे जो विचार है उसके बारे में मैं विचार व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जी बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिंह साहब। आपने बात कही संघे शक्ति कलयुगे, ये कहावत भी है कि इस समय में जो संगठित है उसी की शक्ति है और उसी की ताकत है। और दूसरी बात, आपस में कैसे हमारे संबंध प्रगाढ़ हों, तो दुख में जरूर पहुंचना पड़ेगा। दुख सुख शामिल, सुख में एक बार नहीं पहुंचेंगे लेकिन दुख में तकलीफ में जरूर पहुंचना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं कि जो सही आदमी होता है या कहें कि कृतज्ञ आदमी होता है, वो अपने साथ किए गए उपकार को कभी नहीं भूलता, और उपकार वही माना जाता है जब आप किसी को परेशानी के समय साथ दें। धन्यवाद। मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा भूपेंद्र जी को। कृपया सभी साथी रहेंगे और समय तो काफी हो रहा है, और उनको स्वागत करता हूं मैं कि आए अपनी बात रखें। और बाकी फिर सभी साथी हैं, शिव गौर जी ने हैंड रेज किया था, सभी साथी हैं, संतोष शर्मा जी शायद चले गए हैं, राजीव राजे, राजेंद्र चौधरी जी हैं, संजीव नागर साहब हैं, अशोक जी हैं, बहुत सारे साथी हैं, सभी को सुनेंगे। पहले हम सुन लेते हैं भूपेंद्र सर को जी, क्योंकि जो क्रम से आए मैं सोचता हूँ उसी क्रम से। अशोक सोंधे जी को जरूर मैं थोड़ा बाद में, जो हमारे सीनियर हैं, तो मैं थोड़ा सा उनसे इजाजत लेते हुए इनको पहले बोल लेने देता हूँ भूपेंद्र सर को। जी भूपेंद्र सर आइए। सम्मानित साथियों को नमस्कार। दोस्तों, नाविक साहब तो इतना गहरा चीज लाते हैं सामने कि उसमें अगर आप अंदर ना घुसें तो ऊपर ऊपर से कुछ बात समझ नहीं। और ये सब इतने बड़े सब्जेक्ट हैं, और जो सब्जेक्ट है आज का वो सचमुच में बड़े गंभीर प्रकृति का है। और जो सवाल पैदा होता है
वो सवाल ऐसा है कि पूरी समस्याओं का समाधान उसी में। तो जब सवाल ईमानदारी से उठाया जाएगा तो उसका ईमानदारी से हल भी निकल आएगा। लेकिन सवाल जितना बड़ा होगा, संघर्ष उतना ही बड़ा होगा और रास्ते उतने ही संघर्षमय होंगे, लेकिन रिजल्ट जो आएगा उतना ही शक्तिशाली होगा और चिरंजीवी होगा। मैं नाबी साहब के जो विषय हैं उनको मैं एक लाइन में ये कहूँ, पता नहीं मैं भूल रहा हूँ शायर का वो अंदाज, कि उसने ये कहा कि हम इश्क भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है, आप लोग आनंद के साथ सुनिएगा। बिल्कुल, थोड़ा शेरो शायरी भी होनी चाहिए जी। हाँ, हम इश्क भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। सर मैं ये थोड़ा सा आपके करेक्ट करूंगा, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो कोई चर्चा ही नहीं होती। जी हाँ, धन्यवाद। चर्चा नहीं होती, ये आपके सब्जेक्ट का लबो लुबाब है। आखिर हम कौन हैं जो हमारी चर्चा भी नहीं होती है? हम कौन हैं जो सड़क पर हमारी मान्यता नहीं है? हम कौन हैं जो इस समाज में हमको मान्यता नहीं है? हम कौन हैं जो 1000 साल से आज तक हमारी गर्दन, अंगूठे और सामाजिक रूप से हमें जानवर से भी बदतर समझा जाता है, मारा हो, काटा जाता है? हम कौन हैं? चर्चा नहीं होती है। चर्चा 3 चीज की होती है। चर्चा शब्द 3 चीजों से मैं 3 पॉइंट में बताता हूँ। आपके ही सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं बताऊंगा बातें, उसको अन्यथा मतलब और विषयांतर में नहीं करूंगा। चर्चा 3 चीजों पर आधारित है। एक, चर्चा कराने वाले, चर्चा, और दूसरा है चर्चा करने वाले, और तीसरा है चर्चा सुनने वाले। ये आपके सब्जेक्ट से ही संबंधित है। चर्चा कराने वाले हैं कौन? एजेंडा देते कौन है? हजारों साल से एजेंडा तय किया जा रहा है। वो एजेंडा तय कराने वाले कौन लोग हैं, उनकी पहचान हमें करनी पड़ेगी। और चर्चा करने वाले कौन लोग हैं? वही लोग होंगे जिनको उस चर्चा से फायदा होगा। तीसरा वे है चर्चा सुनने वाले। आखिर सुनने वाले कौन लोग होते हैं और उससे प्रभावित कौन लोग होते हैं, और किनके लिए वो चर्चा कराई जाती है, चर्चा की जाती है और चर्चा सुनाई जाती है। तो नंबर 1 पर यह है कि चर्चा कराने वाला कहीं दूसरी जगह बहुत ऊपर बैठा हुआ है। बाद में बात। तो चर्चा कराने वाले कौन लोग हैं? मुवक्किल के फोन आते हैं, इसको डिस्टर्ब थोड़ा हो जाता है। तो चर्चा कराने वाले कौन लोग हैं, इनकी पहचान हम 1000 साल से नहीं कर पाए हैं। और ये चर्चा कराने वाले ये एजेंडा गढ़ते हैं, चाहे महाभारत की चाहे वो रामायण का एजेंडा हो, महाभारत का एजेंडा हो, मगध साम्राज्य को मिटाने का एजेंडा हो, लोकतंत्र को आज की तारीख में मिटाने का एजेंडा हो, और अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए चर्चा करने का सब्जेक्ट हो। ये हैं कौन लोग? तो इनकी तो पहचान करनी पड़ेगी आपको कि ये चर्चा कौन करा रहे हैं, कि हम आदमी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमें लोकतंत्र में अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें आदमी की हैसियत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम पढ़ेंगे लिखेंगे कि नहीं,
हम नागरिक बन पाएंगे कि नहीं, हमारे अधिकार जो संविधान में हैं उन अधिकारों के लिए हम कितने दायित्व होंगे, हमारे ऊपर कितना दायित्व होगा, उसके लिए हम कहां तक जा सकेंगे, ये तय करने वाले कौन लोग हैं? जो लोग चर्चा कराते हैं वो अपने एजेंडे पर चर्चा कराते हैं। जैसे हमारा एजेंडा है हम भूखे हैं, हमारा एजेंडा है हम नंगे हैं, हमारा एजेंडा है हम अनपढ़ हैं, हमारा एजेंडा है हमारी इज्जत नहीं है, हमारा एजेंडा है हमारा सम्मान नहीं है, हमारा एजेंडा है हमारे पास बिजनेस नहीं है, हमारा एजेंडा है हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारा एजेंडा है कि इस देश में जो संवैधानिक अधिकार है वो हमें दिए जाएं, हमारा एजेंडा है समाज में हम सम्मानित ढंग से एक भले नागरिक की तरह सम्मानित किए जाएं, हमारा एजेंडा ये है कि हमारी कृषि फले फूले, हमारा एजेंडा ये है कि हमें नौकरी मिले, हमारा एजेंडा है कि हमें आरक्षण मिले, हमारा एजेंडा ये है कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डिक्लेरेशन है, तमाम आर्टिकल्स हैं, सामाजिक न्याय की धारणा है, उसको इस्टेब्लिश किया जाए। क्या हमारा एजेंडा ये है कि भारत और पाकिस्तान 1947 में क्यों अलग हुए? क्या हमारा एजेंडा है कि हिंदू और मुसलमान लड़ेंगे? क्या हमारा एजेंडा ये है कि मंदिर बने कि ना बने? क्या हमारा एजेंडा ये है कि पाकिस्तान गुर्रा रहा है और हम उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमारा एजेंडा है कि आज चाइना चढ़ा चला आ रहा, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं? सर विषय पर ही आप बोल रहे हैं, लेकिन और थोड़ा डायरेक्ट रिलेट कर लीजिए। मैं तो समझ पा रहा हूँ, लेकिन और डायरेक्ट रिलेट कीजिए जी। साफ कर दूंगा नाभी साहब, मैं आपकी बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगा, बस थोड़े से धैर्य की जरूरत है। तो जब एजेंडा हमारा नहीं चल रहा है, एजेंडा तय करने वाला कोई दूसरा बैठा हुआ है, तो जो चर्चा करने वाले हैं उन एजेंडों पर, जो एजेंडे भारत पाकिस्तान को रिलेट करते हैं, हिंदू मुसलमान को रिलेट करते हैं, धर्म अधर्म को रिलेट करते हैं, और भाग्य और भगवानवाद को रिलेट करते हैं, मंदिर और मस्जिद का झगड़ा रिलेट करते हैं, क्या सच है ये एजेंडा? यह एजेंडा जो हमने गिनाया कि हमें आदमी बनना चाहिए, हम अपने एजेंडे पर बहस करेंगे, हमारी खेती बढ़े, हमारी बिजनेस बढ़े, हमें नौकरियां मिले, हम अच्छे नागरिक बने, हम कारपोरेटर चुने जाएं, प्रधान चुने जाएं, प्रमुख चुने जाएं, जिला परिषद चुने जाएं, मेयर चुने जाएं, एमएलए चुने जाएं, मिनिस्टर चुने जाएं, सीएम पीएम बनने की तरफ बढ़े, डीएम कलेक्टर बनने की तरफ, ये एजेंडा हमारा होना चाहिए। हमारा एजेंडा भी यही है, लेकिन वो कौन लोग हैं, उनकी पहचान क्या है, उनकी पहचान करनी पड़ेगी। नीलम जी ने एक बहुत ही मार्के की बात आज कहीं मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दोस्त और दुश्मन की आप पहचान जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। क्यों? इसलिए कि आप अंधे हैं, आपकी कोई समझदारी नहीं कि आप अपने एजेंडे पर लड़ रहे हैं कि उसके एजेंडे पर लड़ रहे हैं। उसका एजेंडा दूसरा है, आपका एजेंडा दूसरा है, लेकिन वो अपने एजेंडे को समेट लेता है। मगध साम्राज्य को जब तोड़ना हुआ तो मगध साम्राज्य को तोड़ने के लिए चाणक्य ने एक नीति अपनाया। वो जानता था कि यहाँ बैकवर्ड्स हैं, दलित्स हैं, यानी कि शूद्र साम्राज्य है वो, उसको तोड़ने के लिए उसने केवल और केवल मीडिया का सहारा लिया। मीडिया में उस समय यही लोग थे जो आज मीडिया में है। ये मीडिया ही है जो लोगों को भगवान बना देती है, मीडिया ही है जो हमारे जैसे मेहनत कश लोगों को नीच कहती है, मेहनत करने वाले को नीच कहती है। ये वही मीडिया है जो उस मगध साम्राज्य को नष्ट करने में सामने आई थी, और हमारे ही बीच के लोगों को पैदा करके और हमारे ही बीच में खाई पैदा करके, हमारे ही बीच में दुश्मनी पैदा करके उतने बड़े साम्राज्य को मिटा दिया गया। आज क्या है?
अब चर्चा कराने वाले तो हो गए, उनकी पहचान आप करना ठीक नहीं है। चर्चा करने वाले कौन है? चर्चा करने वाले यही मीडिया के लोग हैं। आप सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में समझ लीजिए कि जब आप किसी भी इलेक्शन में आप ऐसे ही कहीं दुकान पर बैठ जाइए, मार्केट में बैठ जाइए, हवाई अड्डे पर चले जाइए, रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, बस अड्डों पर चले जाइए, चाय की दुकानों पर चले जाइए, चौपालों में चले जाइए, तो उसमें एक आध दो आदमी ऐसे रहते हैं जो बड़ी विनम्रता के साथ, बहुत इनोसेंट हो करके, हमसे भैया राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फलनवा जो खड़ा है ना, बहुत गंदा है, बहुत भ्रष्ट है, उसका इतना बुरा हाल है कि वो जनता लायक नहीं है। इतना बात कह के, और वो चाय भी नहीं पीता वहां, वो कह करके जब लोग नाम ले लिया उसने किसी का, तो लोग आपस में एक पक्ष हो जाता है, विपक्ष हो जाता है कि नहीं अच्छा तो है, दूसरा कहता नहीं यार बुराई है। वो इतना कह करके उठ जाता है और लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये इलेक्शन में मैंने देखा बड़े ढंग से। किसी भी चुनाव में इस तरह से एक चर्चा करने वाला होता है, लेकिन उसकी पहचान लोग आज तक नहीं कर पाए कि कौन है वो जो किसी के कहने पर चर्चा करता है और खुद चर्चा करता है और उस चर्चा को जनता को सुनाता है। चर्चा सुनने वाले माने जनता को वो चर्चा सुनाता है। अब जनता को इतना ज्यादा कंफ्यूज लोग कर देते हैं कि जनता अपने एजेंडे को, अपनी भूख को, अपनी बिजनेस को, अपने खेती को, अपनी किसानी को, अपनी मजबूरी को, भ्रष्टाचार को, महंगाई को और जो रोजमर्रा की जिंदगी उसको भूल करके उस एजेंडे को वो भी चैंपियन करके हाँ 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 उसी हाँ हाँ में वो करके एक ऐसे मुद्दे पर जाके खड़ा हो जाता है जनता का आदमी जो वो चाहता है, बहस कराने वाला, चर्चा कराने वाला, जो चाहता है चर्चा करने वाला, वो सुनने वाले चर्चे को, जनता को गुमराह कर देते हैं और अपने ढंग से वो जगह जंग जीत जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते कैसे हो गया, ये आज तक होता चला आ रहा है। दूसरी बात, मीडिया ट्रायल होता है। जब माननीय फूलन देवी की कहानी हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो अगर हमारी मीडिया होती उस जमाने में तो हमें कहते कि ये एक बहादुर, दुर्गा से भी बड़ी बहादुर एक लेडी पैदा हुई हिंदुस्तान में, जिसने आतताइयों का वध किया, राक्षसों का नरसंहार किया। लेकिन मीडिया हमारी नहीं थी, हम चर्चा करने वाले नहीं थे। चर्चा कहां से हुई, किसने कराया और साबित क्या किया कि वो एक डाकू थी। एक हमारे गुरुजी जज थे, वो कहते थे कि जी सर, किसी को बोलते हैं किसी चीज को कैसे प्रेजेंटेशन या प्रेजेंट किया जाता है वैसे ही माहौल बनता है। जी हाँ। जी जी, तो वो ये कहते थे कि देखो बाघ से आप बात करिए और एक चित्र दिखाइए, बाघ शेर से आप बात करें और उससे कहें कि ये चित्र देख रहे हो, तो शेर कह रहा है हाँ ठीक देख रहे हैं। तो क्या देख रहा है, तो उसको दिखाया ये जा रहा है कि भाई शेर के ऊपर आदमी बैठा हुआ है। शेर से वो आदमी कह रहा है कि देखो उस चित्र में उस शेर पर आदमी बैठा हुआ है। तो शेर ने जवाब दिया कि अगर वो चित्र मुझे बनाना होता तो मेरे जबड़े में वो आदमी होता, मेरी पीठ पर ना होता। ये लबोलुबाव है इस मीडिया का, इस तंत्र का और इस व्यवस्था का। तो हम आदमी कब कहे जाएंगे, हमारी मान्यता कब मिलेगी, हमारे सम्मान कब वापस लौटेंगे,
वो वही सब्जेक्ट है कि जब हम शिक्षित हो जाएंगे, सामाजिक रूप से सबल हो जाएंगे, राजनीतिक रूप से फ्रंट पर रहेंगे और एक जमीनी हकीकत के रूप में जब एक मूवमेंट बन जाएगा, आंदोलन बन जाएगा, और जब आंदोलन बन जाएगा, मूवमेंट बन जाएगा, तो आप सुल्तानपुर की घटना हमारे बगल की है, देखे होंगे। एक यादव का इनकाउंटर हो गया, जबरदस्ती किया, खैर वो फर्जी है भी, लेकिन अभी परसों फिर उन्नाव में उसी घटना से रिलेटेड एक सिंह साहब का इनकाउंटर हो गया, अनुज प्रताप सिंह का, उसी घटना से रिलेटेड था वो। उसका बाप मीडिया में आके कह रहा है, देखिए यही मैं बता रहा हूं आपको बारीक चीज, उसका बाप जिसका बेटा इनकाउंटर में परसों मारा गया, अनुज प्रताप सिंह, उसका बाप कह रहा है मीडिया में कि अब अखिलेश यादव के कलेजे में ठंडक आ गई होगी, क्योंकि वो चाहते थे कि यादव मारा गया है और ठाकुर ने मारा है, तो अब तो ठाकुर मारा गया, अब तो उनके कलेजे में ठंडक हो गई होगी। देखिए, जिसका बेटा मारा गया है वो राजनीति बोल रहा है, ये एजेंडा है, ये समाज के एजेंडा है। कहीं से भी आपको पनपने का अवसर नहीं दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जो कांड है, सब्जेक्ट है, एजेंडा है, यही है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो ये है कि आखिर हमारे ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती, हमारे लोगों पर चर्चा क्यों नहीं होती, हमारी लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं, हमारी महिलाओं के साथ खेतों से लेकर के घरों तक ये लोग रेप करते हैं, और यहाँ तक कि समाचार हैं कि उनको काट करके फेंक देते हैं, वो समाचार में आता नहीं है। उनके ऊपर, उनकी विषय पर, उनके सम्मान पर, उनकी इज्जत पर, उनके साथ हुए रेप पर चर्चा नहीं होती है, वो दबाने की कोशिश होती है। उन्नाव का कांड देख लीजिए, हाथरस का कांड देख लीजिए, कहीं चर्चा नहीं हुई, बस इतनी चर्चा हुई कि हाँ ये कांड हुआ, और उसके साथ ये बीभत्स जो मामले आए कि रात में उसके बाप को, उसकी माँ को, उसके परिवार वालों को भी नहीं वहां जाने दिया गया, और उनको, उस लड़की को जला दिया गया पुलिस के द्वारा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये समझने की बात है कि आखिर हमारी इज्जत, औकात, सम्मान कुछ है नहीं क्या? ये कौन लोग हमारी इज्जत, औकात और सम्मान को तय करते हैं कि हम क्या हैं? लेकिन सर यही पर प्रश्न है कि हम लोग ही आपस में एक दूसरे का साथ क्यों नहीं दे पाते, वो हम जानना चाहते हैं। आप ही की बात पर आ रहा है। तो सवाल इस बात का है कि आखिर इतना अन्याय 1000 साल से हो रहा है, अत्याचार 1000 साल से हो रहा है, फिर हम जगह, तो कबीर दास ने हमारे ऊपर लिख डाला और प्रचारित कि एक अचरज हम ऐसा देखा, मुर्दा रोटी खाए, जगाए से जागे नहीं, मारे पर चिल्लाए। ये हमारे लिए ही लिखा है, हमारे लिए प्रचारित किया गया कि जागो, मुर्गे की तरह जो रोटी खा रहे हो, उसको मारते हो और चिल्लाते हो, वो हम आज कर रहे हैं। हमारी मजबूरी क्या है? हम तो मुर्दा है ही हैं। हम जगाने आ रहे हैं नाबिक साहब, आपको क्या जरूरत है? आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट अफसर हैं, ऑडिट अफसर हैं, एक अच्छे भले सम्मानजनक ढंग से आप जीवन जी रहे हैं, आपको जरूरत क्या है ये सब करने की? मैं अपनी वकालत छोड़ करके, मेरे मुवक्किल लौट जा रहे हैं, बात नहीं मैं कर रहा हूं, जरूरत क्या है यहाँ बैठने की? बहुत सारे लोग, जो हमारे मित्र सुनील जी बैठे हुए हैं, अंगद जी हैं, सर्विस वाले हैं, बेचारे अच्छे भले आदमी, अच्छी बात कह रहे हैं, महेंद्र जी हैं, शिवा हैं, नीलम जी आई, ये सब आखिर क्यों टाइम दे रहे हैं? ये टाइम इसलिए दिया जा रहा है कि हम मुर्दा अब नहीं रहेंगे, हमें जो जगाएगा हम उसके साथ हो लेंगे।
हम चिल्लाएंगे नहीं, हम रोएंगे नहीं, मजदूर होंगे तो हम हथौड़ा लेके उठेंगे, पूरी ताकत के साथ उठ करके और इस समाज के साथ चलेंगे। उस समाज में न कोई जाति होगी न पाति होगा, वो केवल ये होगा कि गरीबों का झुंड होगा, गरीब आंदोलन होगा और हम आपस में गरीब कहे जाएंगे, एससी कहे जाएंगे, एसटी कहे जाएंगे, ओबीसी कहे जाएंगे। उसमें मल्लाह, निषाद, साहनी जो तमाम चीजें हम लोग बहस में ले आते हैं, वो इसलिए ले आते हैं, वो क्लियर मैं कर दूं कि ये सबसे डाउन ट्रॉडन है, इस समाज का सबसे निचला तबका है, निचले पायदान पर पड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसको जगाने के लिए उसकी जात का नाम लेना पड़ता है। नहीं तो ये जात का नहीं, अगर हम ये कहें कि सारे गरीब इकट्ठा हो जाए तो गरीब ये समझता ही नहीं है कि किसको कह रहे हैं, कौन गरीब है। तो इसलिए जात का नाम ले लिया जा रहा है कि फला 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 जात गरीब है, इसलिए नाम लिया जा रहा है और नाम लेकर के कहा जा रहा है कि भाई हम लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे हैं। विडंबना देखिए सर कि 138 सांसद देश की पार्लियामेंट में ओबीसी हैं, नोट डाउन दैट, और 133 सांसद एससी एसटी के हैं। 271 इनकी संख्या होती प्लस माइनॉरिटी जोड़ लीजिए, पूरी गवर्नमेंट बनी बैठी है। और इस बनी हुई गवर्नमेंट में आपका रिजर्वेशन खत्म कर दिया, पूरे देश को प्राइवेटाइज कर दिया, जो चाहा वो कानून बना दिया, जी सर। जिस हिसाब से चाहा उस समाज को एजेंडा दे दिया मंदिर बनने के लिए, समाज को एक एजेंडा, देश को पूरे एजेंडा दे दिया। कोरोना से उभरा हुआ समाज, और कोरोना में भी देखिए कोरोना की क्या एक बड़ी दुखांत जो स्थिति थी, मैं आप ही के एजेंडे से रिलेट कर रहा हूं। मैं हाई कोर्ट में वकालत करता हूं, एक सीनियर मित्र हैं मेरे, रहे हैं, कोरोना के बाद उनका देहांत हो गया दुर्भाग्यवश, उदय नारायण खरे साहब, ये आपके झांसी साइड के कालपी के रहने वाले थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र थे। लोग शाम को हम लोग बैठते थे, तो कोरोना में कोई कहीं जाता नहीं था, तो हम लोग अपने चैम्बर में बैठते थे, वो भी कभी कभी बुला लेते थे तो हम बैठते थे। वहां उनके यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आते थे, कई यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर आते थे, और एक तो प्रोफेसर डिग्री कॉलेज के आता था, पीएचडी था, सक्सेना करके था। खरे साहब थोड़ा सा मजाकिया मूड के रहते थे और हमसे ये कह देते कि देखियो ये लाला है, कायस्थ लोग हैं, देखो बात क्या करते, बोलना नहीं सुनना केवल। मुझे जानते थे कि थोड़ा लेफ्ट माइंड का आदमी है, इसलिए बहुत समझदारी से बोलते थे। तो एक दिन ये हुआ कि एक सक्सेना जी आए, तो खरे साहब ने कहा यार बड़ा दुर्दिन आ गया, लोग 1000 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर साइकिल से पैदल कोरोना में भागे चले जा रहे हैं, और जानवरों की भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना इस समय देश के लोगों की है, मजदूरों की है, किसानों की है। और लोग भागे चले जा रहे हैं, सड़क भरी हुई है, पैदल चले जा रहे हैं, आखिर वो पहुंचेंगे, कुछ रास्ते में मर जा रहे हैं। सक्सेना ने मेरी आंख खोल दिया सर। सक्सेना ने कहा क्या खरे साहब आप भी ऐसी बात करते हैं, अरे ये ढोर हैं, ढोर, ढोर मतलब जानवर हैं, इन जानवरों की यही हाल होगी। और ये कोरोना तो लाया ही इसीलिए गया है कि शहर छोड़ के भाग जाएं, जो साले कुछ कमा लेते थे, खा लेते थे, अपने बच्चों को पाल लेते थे, स्कूल भेज देते थे, ये सब खत्म करने के लिए ही कोरोना लाया गया है। एक बात ये कहा। दूसरी चीज, खरे साहब तो मजाकिया थे, उनने पूछा यार ये बत्ती जलाई गई, बुझाई गई, टार्च जलाया गया, बुझाया गया, ये क्या था? कहा ये टेस्टिंग थी पूरे देश की। जी जी सर जी। देश की जनता की टेस्टिंग थी ये। देश टेस्ट किया जा रहा था कि कितना बुद्धिजीवी हुआ है यहाँ का समाज, देश का समाज, वो टेस्टिंग थी। आखिर कोई बीमारी पुलिस हटा सकती है क्या? पुलिस ने मार मार के लोगों को घर में डाल दिया,
और एक हफ्ते के बाद दारू की दुकानें खुलवा दिया गया। जी सर, करोड़ों ठीक रुपए है। जी। तो उस जो बत्ती जलाई बुझाई गई उस पर हमने सवाल किया कि आखिर ये है क्या। तो उसने वो समझा कि ये भी कायस्थ होगा। उन्होंने कहा कि ये भी एक टेस्टिंग थी और ये कहा गया कि जो क्या हम जो कह रहे हैं उसको जनता मानेगी। ये टेस्ट करने के लिए बत्ती जलाई गई बुझाई गई और अमिताभ बच्चन से ये काम कराया गया। सारे देश ने देखा। तो चर्चा कराया किसने, चर्चा किया किसने और चर्चा सुना किसने, ये तीनों चीजें अपने आप आ गई। एजेंडा किसने गढ़ा, किस लिए गढ़ा। एजेंडा इसलिए गढ़ा गया कि देश को प्राइवेटाइजेशन करना था, क्योंकि ओबीसी एससी और एसटी आदमी बनते जा रहे थे। आप एक एजेंडा है, सम्मानजनक पोस्ट पाते जा रहे थे, डीएम कलेक्टर की लाइन में लग गए थे, गाहे बगाहे सचिव बन गए थे। हमारे यहाँ हर थानों पर लगभग 2-3 दरोगा पहुंच गए थे और पुलिस अनगिनत पुलिस भी भर्ती हो गई थी। ये है मामला। तो जब देश प्राइवेटाइज हो जाएगा तो निश्चित रूप से तिरुपति के मंदिर में जो लड्डू चढ़ेगा उसमें मिलावट जरूर होगी। जी सर, जी ठीक है सर। क्योंकि लाभ का मामला है और यही जो जिनको जानवर कहा जा रहा है, जो सम्मान के लिए हम लोग बहस कर रहे हैं कि आखिर हमको सम्मान क्यों नहीं मिलता और हम उनके साथ जुड़ लेते हैं। तो 13,000 लीटर का घी खप जाता है 3 लाख लड्डू में पर डे, और ये देश देख रहा है। और अभी परसों ये डिक्लेयर कर दिया गया कि नहीं, सब शुद्ध कर दिया गया। वैसे ही सारा चीज चल रहा है। तो ये एजेंडा गढ़ने वाले, आपका ध्यान किधर चला गया? आपका ध्यान चला गया उस एजेंडे पर। आप फिर भूल गए कि हमारी लड़ाई ये है कि 60 लाख भर्ती पुलिस के लिए जो जी सर, मैं एजेंडा तय किया गया हाँ, हम उसके उसको लिए और ये सर। हुआ। हाँ, मैं आ रहा हूँ उसी से रिलेटेड है, कोई राजनीतिक बात नहीं है। जी मैं सर, जी उसको रिलेट कर रहा हूँ। हाँ सर, मुझे और साथियों को भी हम लोग सुनना चाहते यस हैं सर, सर। मैं बात जी खत्म करने वाला हूँ। तो रिलेट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो एजेंडा कैसे तय हुआ, कैसे हम लोगों को पिछाड़ दिया गया, कैसे पीछे हो गए हम लोग। तो हुआ ये कि उस कांड के पीछे जो वो भ्रष्टाचार का कांड हुआ, लीकेज कांड हुआ उस पेपर का 60 लाख का, उसका नाम था कमल नयन मिश्रा। अखबार हमारे लोग भी नहीं पढ़ना जानते। हमारे लोग तो पेज 3 पढ़ते हैं, पेज 3 जिसमें डकैती, चोरी, बलात्कार और अपराध की चीजें लिखी रहती, बड़े चटखारे के साथ देखते हैं। हमारे लोग उसको देखे तो उसमें लिखा है कमल नयन, अंदर भी नहीं आया। और अगर उसी जगह पर निषाद होता, यादव होता, पटेल होता, साहनी होता तो मोटी हेडिंग में आ जाता कमल नयन यादव, कमल नयन निषाद, कमल नयन पटेल, कमल नयन साहनी। ये आता इसलिए कि वो फिर वही बात, मीडिया जिसको चाहे भगवान बना दे, मीडिया जिसको चाहे उसको नीच से नीच साबित कर दे। और यही 1000 साल से साबित किया जा रहा है कि हम वर्ण व्यवस्था के शिकार हैं, हम सबसे निचले तबके के लोग हैं, हमको सम्मान की जरूरत नहीं, इज्जत की जरूरत नहीं। इवन कि मनुस्मृति में लिख दिया गया है कि शूद्रों को धन की जरूरत नहीं, और जब धन हो जाए तो इनका छीन लिया जाए, मतलब नोटबंदी। ये किया क्या हो रहा है इस समाज के लिए। और हमारी औरतों के साथ बलात्कार होता है, लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। कानून तब बनता है जब निर्भया कांड होता है।
नहीं, राजीव जी चलेगी जहाँ तक है। सुनील जी हैं, सुनील कुमार प्रसाद जी हैं, संतोष शर्मा जी हैं, शिव गौर जी हैं, सभी को सुनेंगे। सुनील जी को आग्रह है कि थोड़ा सा अपनी बात रखें और हमारे भावनाओं को अगर समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। आप तो हमारे अच्छे मित्र हैं सुनील जी, और हमेशा से हमारी बात को समझ गए। सुनील जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी जी बहुत अच्छी तरह सुन रहा हूँ। मैं आप सभी सभी लोगों को मेरा नमस्कार। भूपेंद्र जी को तो मैं देखते ही अपना हंसने ही लगता, मैं खुश हो जाता, प्रफुल्लित हो जाता हूँ। इतने सटीक ढंग से इतनी अच्छी तरीके से बात रखते हैं। मैं उन्हीं की बातों को यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो समस्या है, हम भी काफ़ी समय से 10-12 सालों से मैं अध्ययन कर रहा हूँ, जा करके सब जगह छोटी छोटी जगहों पे भी जा करके, कि वास्तव में ऐसी बातें हो क्यों रही हैं और इसका निदान क्या है। समस्याएं तो बहुत सारी, अभी सुनाना चाहे तो 2-2 घंटे तक आदमी लगातार सुना सकता है, लेकिन उसका निदान भी सब साथ में कोई बोले तो बात समझ में आती है। तो जो हमने जो उत्तर भारत में, जैसे कि भी मैं थोड़ा सा घुमा हुआ हूँ, बिहार में भी काफ़ी अच्छा मैं घुमा हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी अच्छे ग्रामीण क्षेत्रों में मैं घुमा हूँ, चाहे पूर्वी कर लें चाहे पश्चिमी कर लें, और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश भी मैं घुमा हुआ हूँ, दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में भी। मतलब हम इस भौगोलिक स्तर पे ही हम अपनी जो है बात रख रहा हूँ, और ये किताबी ज्ञानों के हिसाब से नहीं, मैं लोगों के मिलने के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जो हम सिर्फ अपनी समाज को लेकर के मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जब पहले कभी हुआ करता था कि थोड़ा सा शिक्षा भी नहीं था और शिक्षा का अभाव भी था, और साथ साथ लोग आर्थिक रूप से कमजोर भी थे, और जो साथ में दूसरे लोग जो थे वो लोग आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ थे और शिक्षित भी थे, तो वो लोग ज़्यादा कुछ कर ले गए। हमारा समाज आज बहुत आगे है, इसको कहने में हमें बड़ा गर्व है, क्योंकि बस हमारी कमी कहाँ पे है, वो ये है कि हमारा समाज जो कुछ भी है वो अपने बलबूते पे हुआ है। अगर शिक्षा उसने ग्रहण की है तो अपने बलबूते पे किया है, संविधान के बलबूते पे किया है, और जो अपने समाज ने किसी का वो ज़्यादा सहयोग नहीं किया है। इसका यह कारण है कि हमारा समाज अपने आप में सब कुछ होते हुए भी एक माला में नहीं है, एक सूत्र में नहीं है, एक चेन में नहीं है। और जो दूसरा सबसे बड़ा मैं कमी देखता हूँ वो है इंटीमेसी। आपस में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इंटीमेसी हम लोगों का, हिंदी सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। इस बात को हमारे भूपेंद्र जी ने भी कहा था, आपस में आत्मीयता की लगाव जिसको कह सकते हैं, कि जैसे बस दिखाई पड़े करे वो अपने समाज का है तो एक अपने आप ही लगाव हो जाए। जैसा कि मैं उदाहरण देना चाहता हूँ ब्राह्मण से, कि ब्राह्मण का अगर कोई किसी भी कार्यालय में किसी जगह कोई काम आता है या लोग आपस में मिलते हैं, तो ब्राह्मण का काम आया तो वो देखते, दूसरा ब्राह्मण देखता है, उसके अंदर तुरंत एक अंदर से जो है उसके प्रति जो है प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है, और वह उसको बताता भी नहीं है। जब वो चला जाता है तो उसका जो काम होता है वो ब्राह्मण इंटीमेसी का, जी हाँ, मैं इंटीमेसी की ही बात कर रहा हूँ, वो लगा करके उसको कर जाता, उसका मैं मतलब घनिष्ठता। जी हाँ, वो जो भी पर्यायवाची में जितने भी शब्द ले लें, भाव को आप समझ रहे हैं। भाव यहाँ जरूरत है, तो उसको मैंने पहले शुरू कहाँ से किया जाए ये मैंने देखा। तो अब मेरा जैसे नाविक सर अक्सर हम लोगों की बातचीत होती रहती है, एक आधा मैंने चर्चा भी किया। मैंने सबसे पहले तो काम मैंने ये किया कि ये एक जो शब्द है, मैंने उसको अपने डिक्शनरी से लगभग गायब। तो जो घर के लोग थे, तो एक दिन चूहा पकड़ने वाला चूहादानी लेकर के आए। चूहा सजग था, चूहा देख लिया। देखने के बाद वो कबूतर से जाके बोला, देखो भाई घर में चूहादानी आ गया है। कबूतर उसके बात को इग्नोर किया और आया तो मेरा क्या, हमको थोड़ी उसमें फंसना है। ठीक उसी तरह अपने बकरी दोस्त को जाके बोला कि भाई घर में चूहादानी आ गया है, तो उसने भी उसी तरह इग्नोर किया। आज समाज में हमारी हालत यही है, एक दूसरे का जब जरूरत पड़ता है हम लोग इग्नोर करते हैं। घटना ऐसा हुआ, चूहादानी में उस रात में एक सांप जाकर के फंस गया था, और उसके घर के मालकिन जो थी
वो सोची कि चूहा फंसा है, रात में परेशान कर रहा है नींद में। वो अंधेरे में गई चूहादानी कोई करने, सांप फंसा था, सांप ने उसको, उस मालकिन को डस लिया, बेहोश हो गई। उसके बाद लाइट उट जला के उसके घर के लोग गए, चूहादानी में देखा तो ये तो सांप है। देख के सभी घबरा गए। घबराने के बाद पहले तो वैद्य वगैरह लोग को बुलाया जाता रहा, गांव गांव वगैरह से। गांव से वैद्य आया तो वैद्य ने सलाह दिया कि भाई कबूतर का जूस अगर पिलाया जाए इस औरत को तो सांप का जहर जो है ठीक हो जाएगा। ये उसने कबूतर को पकड़ा और उसको गर्म पानी में डाल कर उसका जूस निकाला और उसको पिलाया, वो ठीक भी हो गया। अब ये जब खबर सुना उसके दोस्त बने रिलेटिव वगैरह लोग, अपने पारिवारिक लोग, सुन के बड़ी खुशी हुई उन लोग को, दौड़े दौड़े आए। अरे भाई आपका ऐसा घटना सुनकर हमको बहुत ही लगा, आए हैं मिलने, बहुत अच्छा हुआ। अब जब ज्यादा लोग उनके घर में आ गए तो बोले तो बहुत अच्छा चीज हुआ कि भाई बच गया, इस पर तो एक पार्टी होना चाहिए। बोला बिल्कुल होना चाहिए। उस पार्टी के नाम पर उस बकरी को भी लोग हलाल करके मिलजुल के खाए पिए। तो मेरा इस कहानी के माध्यम से यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में भी ऐसे ही है, ज्यादा जरूरत गरीब लोगों की है, लेकिन हम लोग जब संस्था के माध्यम से उनको जगाने का प्रयास करते हैं, जो कि भूपेंद्र जी बोले थे कि भाई जगना नहीं चाहते हैं, मुर्दे हैं, तो हम लोग जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिनकी ज्यादा जरूरत है वही जगना नहीं चाहते हैं। हम लोग शिक्षक हैं, अपने आप में जैसे बताया कि आप हमारे बहुत सारे अधिवक्ता लोग हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत से लोग, इन लोग की इस वास्तव में क्या जरूरत है? चैन से हम लोग खा पी सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन हम लोग को हम मुझे तो विशेष करके बाबा साहेब का पे बैक टू योर सोसाइटी वाली बात याद आती है कि केवल अपने लिए नहीं जीना है, अपने समाज को भी आगे बढ़ाना है। यही बोल के मैं अपना वाणी को यही विराम देता हूँ। नमस्कार। जी नमस्कार चौधरी साहब। ये हमें जो एक बात है अंबेडकर साहब वाली की पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू फैमिली, ये हम जिस दिन सीख जाएंगे बहुत कुछ हुआ। और जो आपने कहानी सुनाई, ये कहानी रियली आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठती है, जो एक दूसरे की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, ये कहानी 4 5 6 7 साल पहले यूट्यूब सॉरी सोशल मीडिया में चली थी, लेकिन जानकार लोग थे जो इसको कहानी को चलाए, लेकिन जनता जैसे बता रहे हैं कि वो चूहे को भी मारा गया, बिल्ली सॉरी कबूतर और बकरी ने ध्यान नहीं दिया, वही मारे जा रहे हैं। स्थिति बिल्कुल वही है कि पहली कहानी चली थी और लोगों को तैयार यानी सजग किया गया था। मैंने यूट्यूब में सॉरी सोशल मीडिया में पढ़ा था और बहुत अच्छी कहानी थी जो आज बिल्कुल सटीक बैठती है। धन्यवाद चौधरी साहब। इसके बाद हम एडवोकेट सोनेला वर्मा जी को सुनेंगे, फिर एडवोकेट संजीव नागर साहब जो कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष रहते हैं उनको सुनेंगे, उसका मीटिंग खत्म करेंगे। हालांकि बहुत कम साथी बचे हैं, फिर भी जितने बचे उनको बहुत हृदय से धन्यवाद, साधुवाद, क्योंकि आप लास्ट तक बने हुए। जी एडवोकेट बर्मन साहब को इनवाइट करते हैं कि आप अपनी बात रखें। बर्मन साहब। ये सभी सम्माननीय गण जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनको प्रणाम, नमस्कार मेरा। मैं काफी दिन से नाग साहब ने लिंक भेजते लेकिन जुड़ नहीं पाता, तो पावसुटी आप टाइम है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैं जुड़ना तो चाहता हूँ साथ में। तो जो आज का टॉपिक है ज्यादा, क्योंकि नाग साहब बोल रहे हैं कि टाइम ज्यादा हो गया है, तो मैं भी लेट जुड़ा हूँ, तो इसलिए माफी चाहता हूँ। और जो मेन मुद्दा है शिक्षा, तो अशिक्षित होना सबसे बड़ा पाप है। और शिक्षित अगर आपने हो गए और आपने क्वालिटी एजुकेशन ग्रहण कर लिया तो फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। तो हमें अपने संगठन के माध्यम से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हम सभी को यही मोटिवेट करें कि भाई आपको पढ़ाई लिखाई करें और एजुकेशन जो भी है वो क्वालिटी एजुकेशन हो। क्योंकि आजकल जितने जो भी स्टेट की पॉलिसी है, बहुत सारे निजी स्कूल हैं, तो शिक्षा तो मिल जाती है, लेकिन वास्तव में जो शिक्षित वही है जो क्वालिटी एजुकेशन लेकर आगे बढ़ेगा। और इसी वजह से हम इतने पीछे हैं। अभी मेरे एमपी हाई कोर्ट कुछ बोल रहे हैं क्या? कुछ माइक बोल उनका रहे हैं क्या? नहीं नहीं ये नहीं बोल रहे, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ,
तो मैं जैसे शिक्षण की जो बात है, अगर आप शिक्षित हैं तो आप हर एक कुछ अचीव कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समाज में टैलेंट है, लेकिन वो एक कोई ऐसा संगठन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिससे वो आगे बढ़े, क्योंकि जो हमारा संगठन की कहावत है कि संगठन में ही शक्ति है, और जितना अच्छा संगठन बनेगा उतना हम उनको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आजकल मीडिया का युग है। मीडिया में जितना ज्यादा हम अपने को एक्सपोजर देंगे उतना हमें उसकी जानकारी लगेगी। और अभी एक सम्माननीय का बोल रहे थे अभी थोड़ा देर पहले कि भूपेंद्र साहब के बोलने के बाद किसी को कुछ स्पेस बचता नहीं, तो मैं भी तो उनको सुना हूँ, काफी अच्छी अच्छी बात वो रख रहे थे, इसलिए मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहता हूँ। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली नाविक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वर्मा आवाज नहीं आ साहब। रही क्या नाविक साहब? जी जी, आ रही आ रही। धन्यवाद साहब, आप अपनी बात रखी। मैं तो सही बता दूं, मेरे अनुसार आप हैं, एडवोकेट नागर साहब हैं, एडवोकेट भूपेंद्र साहब हैं, 3 लोग जो समय दे रहे हैं जी जी ये मेरे समय से कई गुना ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें बस बस आपको बस दिन में कोर्ट में रहना है और नेक्स्ट डे तैयारी करना है, यानी आप लोग कम से कम 12-13 नेक्स्ट घंटे समय वन देना पड़ता है। बस और सर्विस वाले तो हम 8 घंटे में बिल्कुल फ्री हो बिल्कुल, आप जाते सही हैं। सही। रियली तो मैं उसको बहुत दिल जी से आप जी लोगों जी को बिल्कुल सलाम सही है। करता हूँ और इनवाइट करता हूँ नागर ओके। साहब को कि आए अपनी बात रखें। नागर साहब। तो ये जो तैयारी हो रही है हमारे आज के विषय पर ही है। इस विषय पर हम लोग आज 2 साल से चल रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा हो रहा है और उसकी तैयारी में भी है। बशर्ते आप सभी साथियों का सहयोग चाहिए। सभी साथी जैसे ही सहयोग में रहेंगे, निश्चित है कि हम उसको सफलता लेकर आएंगे। और जो आज हमको इस पर गहन अध्ययन करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, तब हमें सोचना नहीं पड़ेगा। केवल जैसे लोग आरक्षण के लिए दौड़ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं केवल संगठित हो जाइए, देखिए दौड़कर आरक्षण दे देंगे। और जिस दिन आप संगठित हो गए उसी दिन देखिए जो है कि वो भी चिल्लाना शुरू कर देंगे, जैसे सर ने कहा कि चर्चा हमारी नहीं करते, उनकी चर्चा करते हैं, तब वो आपकी चर्चा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन हमारा संगठन मजबूत हो जाए और हम लोग संगठित हो जाए, बस, तो हम इसके साथ और इसके अलावा हम और कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दर्द तो बहुत है। अभी आज एक वीडियो हमारे जो है उस पर आया जिसमें करीब 10 साल का बच्चा, उसको मिट्टी में दबाया गया था, और वो भी ब्रज भाषा में ही वो लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। मतलब अवधि ये हिंदी भाषी ही थे, चाहे वो भोजपुरी चाहे वो राज्य के ही रहे होंगे। तो ये स्थिति है। अब उसको कैसे बयां किया जाए, कष्ट बहुत है और सभी लोगों के साथ की आवश्यकता है। जहां तक हो सके उसको साथ दीजिए अच्छे से अच्छा। और ये ऑनलाइन जो व्यवस्था है, इस ऑनलाइन व्यवस्था का उपयोग करके सभी लोग अधिक से अधिक समय दे करके, कोशिश करके, इसको तैयारी करके और फिर तत्काल इसको काम किया जाए। नहीं तो अब समय ज़्यादा नहीं है। और इसके साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैं एक नागर चीज साहब। कहना चाह रहा था शिवा गौर, जी क्या जी लखनऊ जी के जो अपने हमारे कुछ ग्रुप्स हैं, जिन ग्रुपों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो ये आपका लिंक उन ग्रुपों में तो कुछ लखनऊ के लोग भी जुड़ जाए तो वो भी अपने विचार रख जी, सके और बिल्कुल चीजों को सही थोड़ा कहा आपने। एक्सपोज कर सके। हाँ, जो अपना क्या होते हैं, वीर क्लब कर्मचारी अधिकारी संगठन जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना। जी 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 चलिए, मैं अब अगली मीटिंग शेयर करना चाहूंगा सुनील प्रसाद जी के माध्यम से, क्योंकि उस ग्रुप को संचालित, यानी व्हाट्सएप ग्रुप के वो ग्रुप एडमिन है, तो मैं उनको भेज दूंगा, हमेशा से उसके माध्यम से वहां पहुंच जाएगी। वो फिर अपना उचित डिसीजन ले लेंगे, ऐसा मानते हैं। और मैं एक चीज बोल दूं कि ये मीटिंग हमारी मंगलवार को होती है, समय यही रहता है, लिंक यही रहता है, विषय बदलता है। और एक मीटिंग हम संडे को सुबह 10:15 पे करते हैं, जिसकी चर्चा नागर साहब ने की, तो उसमें भी समय निकालिए। उसकी भी लिंक हम एक दिन पहले डाल देते हैं, ग्रुप्स जो हमारे पास हैं, तो सभी लोग आए। और आज की चर्चा बहुत सार्थक रही और सभी लोगों ने काफी पार्टिसिपेट किया। और बहुत बहुत आभार। हाँ, भूपेंद्र सर ने हैंड रेज किया है, जरूर मैं उनको इन्वाइट करूंगा। जी सर, भूपेंद्र सर अपनी बात रखें जी। मुझे क्षमा मांगना है नागर साहब से कि इनकी 2 मीटिंग में मैं टाइम नहीं दे पाया, सच, और मुझे बड़ी तकलीफ है। तो मैं इनसे क्षमा मांगने के लिए मैंने हैंड रेज किया है। अगर ये क्षमा कर देंगे तो अच्छी बात रहेगी। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। नहीं सर, इसमें थैंक यू। क्षमा की आवश्यकता, मांगने की आवश्यकता नहीं है।
अपनों से क्षमा नहीं मांगा जाता है। और अपने जब हम समझ रहे हैं तो आप ज़रूर कहीं व्यस्त रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चूँकि आप हमेशा देखते भी हैं, इसके लिए हम माफ़ी की सवाल ही नहीं है। और अगर हमसे गलती होती है तो उसके लिए भी हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन कोई माफ़ी की आवश्यकता भी नहीं है। और हम लोग हमेशा एक साथ हैं और साथ रहेंगे। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब सुनील सर ने हैंड रेज किया है, थोड़ा सा अपनी बात रख ले, फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। जी सर। हाँ, वो वीरलभ कर्मचारी संगठन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो संभवतः 6 अक्टूबर के बाद खत्म हो जाएगा। कुछ दूसरा विकल्प ढूंढा जा रहा है, तो इसलिए उस चीज को हमने भी स्थगित कर दिया कि उसके बाद जब आएगा तो फिर हम उसको सही ढंग से लेके आएंगे। ये 6 अक्टूबर तक भी हम लोग चला रहे हैं। अच्छा, 6 के बाद वो ग्रुप को मतलब आप डिलीट कर देंगे, ये कह रहे हैं, अनफंक्शनल हो जाएगा। हाँ, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उस ठीक है। वक्त तक उम्मीद करते हैं वो नए ग्रुप के नाम से आएंगे साथी, और सभी उसमें मेंबर में से इंपोर्ट कर सकते हैं वो मेंबर्स, संगठन या क्लब व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बदल सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी इस मीटिंग में रहे। शायद टेलीग्राम पे जाएं हम लोग। जी जी, कोई बात नहीं। हमारा तो ये कंसर्न था, शिवा गौर साहब ने जो कहा कि ये मैसेज वहां तक जाए तो हमारे शायद लाइक माइंडेड साथी और आगे निकलें। और निकलने का मतलब है कि हम यहाँ जो डिस्कस करते हैं उसका केवल मतलब ये नहीं कि हम एक ही चीज को, हम तो यहाँ सोचते हैं कि मैंने इस मीटिंग को करते करते कुछ बोलना सीख लिया है। इसमें तो कोई मैंने जो इसका बेनिफिट देखा डायरेक्ट अपने लिए, कि मैंने तो बोलना सीख लिया है। और उम्मीद है कि काफी कुछ लोगों से और मैं आगे सीखूंगा, जितने नए नए लोग जुड़ेंगे उनसे मैं और सीखता जाऊंगा। इस उम्मीद से मीटिंग करता हूं और अपनी बात आप लोगों के सबके बीच में रखता हूं। आप जितना बोलते हैं मैं उतना सीखता हूं, ये मेरे लिए डायरेक्ट बेनिफिट की बात है। और दिमाग में कहीं ना कहीं वो रिवाइवल होता रहता है, या क्या कहें, विज्ञापन होता रहता है कि यार हम समाज के लिए 1 घंटे 2 घंटे अगर हम हफ्ते में देंगे तो शायद वो जो विज्ञापन का असर है वो धीरे धीरे असर बढ़ता रहेगा। ये मेरा मानना है। और लोग आएंगे, बोलेंगे, सीखेंगे, वो भी कुछ सीखेंगे, हमारा जो सोचने का दायरा है वो बढ़ेगा। जी धन्यवाद सर। इस लिंक से हमने ये भी सोचा, मैं कह रहा हूँ कि जो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं नागर साहब, जो यूट्यूब पे डालते हैं, वो उसकी चर्चा मैं अपने ग्रुप पे मैं सब जगह लगभग कर ही देता हूँ। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल। हाँ शिवा गौर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रखें, फिर हम मीटिंग खत्म करते हैं। जी जी, मैं जो आप लोगों का ये बड़ा अच्छा लगा और इससे एक बड़ी प्रेरणा मिली हमें। तो लखनऊ में ऐसे द्वारा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का भी वो रहे, और जो लोग यहाँ पर मतलब अपने अलग अलग हैं लेकिन एक अनुभव जैसे आप लोग उस भी फायदा उठाया। ये जी बात थोड़ा अच्छा लगा कि धन्यवाद सर। आपकी बात थोड़ा इंटरप्ट हो रही थी, तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा अपना नंबर दे दें, तो हो सकता है ग्रुप में हम आपको जोड़ ले, या फिर पर्सनल मैसेज भेज दिया करें। चैट बॉक्स में लिखना था, चैट बॉक्स में लिख दें या फिर बोल दें। अच्छा 1 सेकंड, 83963 वैसे लिख दिया मैंने ग्रुप में। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। LLB कंप्लीट कर चुका हूँ मैं भी, और कभी कदार कोर्ट जाना होता है। और प्रेजेंट टाइम में मारुति सुजुकी में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा समाज से लगाव है तो चीजें। धन्यवाद गौर साहब, बहुत अच्छी बात है कि इस समय इस ग्रुप में जो मैं डायरेक्ट समझ पा रहा हूँ, आप हैं, नागर जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, और मैं भी हूँ उस लाइन में। बर्मन साहब हैं जो एडवोकेसी यानी LLB किए हैं, भले प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मेरा तो रजिस्ट्रेशन भी था लेकिन मैं जॉब में आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी चीज है, उसको सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। थोड़ी सी लॉ की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद मैं समझता हूँ कि जितना भी पढ़ा लिखा आदमी होगा वो थोड़ा सा मैं ये तो नहीं कहूँगा कायर हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा कानून कायदे मानने में ज्यादा अहमियत या जिम्मेदारी समझता है, तो वो जरूरी होता है। और फिर कुछ बेसिक चीजें अगर पता हो जाती है तो थोड़ा बात करने में अच्छा लगता है। धन्यवाद आप सभी का, इस मीटिंग में आए। आप भी जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़िए, तभी हमारा ये कारवां आगे बढ़ेगा। और पुनः आप सभी को बहुत बहुत आभार। बहुत सार्थक मीटिंग गई। जय निषाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सबको। जय निषाद, जय निषाद।